जय हिंद। आज हम क्लास 12 के जो दिगंत भाग 2 है उसमें जो नवा अध्याय है, अध्याय 9, उसका जो है ना एक्सरसाइज 9 का एपिसोड दूसरा है ये, जिसमें आज हम पूरा क्वेश्चन 5 नंबर से लेकर के 5 टू एंड, मतलब जहाँ तक इसमें क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे। और वो सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा वही क्वेश्चन इसमें बताया जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। पहला एपिसोड 1 में हमने यहाँ से 4 तक क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक ना। तो पिछले एपिसोड जो भी हो उसमें हमने क्या कहाँ तक बता दिए थे, 4 तक का क्वेश्चन बढ़िया से बता दिए थे। आज हम बता रहे हैं 5वां अध्याय, 5वां क्वेश्चन हो, सॉरी। तो 5वां क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है कि 5वां क्वेश्चन कहता है कि मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। मुक्तिबोध की जो कविता है उस पर फिर से यानी दूसरे बार पुनर्विचार से विचार की आवश्यकता क्यों है। आलोचक का निष्कर्ष बताइए, आलोचक क्या कहना चाहते हैं इसमें, ठीक ना। तो हम देख लेते हैं। इसका उत्तर कहता है कि आलोचक की दृष्टि में नई कविता में आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी सशक्त प्रवृत्ति विद्यमान थी जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, या फिर वह प्रवृत्ति समाज निरपेक्ष थी। इसी कारण यह आवश्यक था कि इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी व अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़ा जाए तथा एक व्यापक काव्य सिद्धांत को स्थापित करने हेतु मुक्तिबोध की कविता का समावेश किया जाए, ठीक ना। तो मतलब इसमें कहता है, क्या ये फिर से देख लेते हैं कि आलोचक की दृष्टि में, आलोचक के नज़र में नई कविता में आत्मपरक कविता की ऐसी सशक्त प्रवृत्ति विद्यमान होती है। मतलब जो नई कविता है उस नई कविता में आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी सशक्त सर्वशक्तिशाली प्रवृत्ति विद्यमान थी, ऐसा शक्ति विद्यमान थी जिसकी सामाजिक अर्थव्यवस्था सीमित थी। मतलब आलोचक का कहना है कि जो ये नई कविता जो है ना इसमें आत्मपरक की ऐसी शक्ति विद्यमान थी जो सीमित थी, जो क्या थी, सीमित थी, या फिर वह प्रवृत्ति समाज निरपेक्ष थी। उसमें जो है ना वह प्रवृत्ति समाज निरपेक्ष थी। तो इसी चीज़ को वह तोड़ना चाहते हैं। तो यही कहता है कि इसी कारण यह आवश्यक था कि उसी कारण से जो ये सशक्त है और वह सीमित है, तो उस सीमित को असीमित करने के लिए, तो इसी कारण से यह आवश्यक थी कि इन सीमित अर्थभूमि वाली, सीमित अर्थभूमि, अर्थ उसका सीमित मतलब बहुत ज़्यादा अर्थ निकलता था, बहुत सीमित निकलता था। तो सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी व अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़ा जाए। क्या किया जाए, उस जो अपर्याप्त काव्य सिद्धांत है उसको क्या कर दिया जाए, तोड़ा जाए। सीमित जो है उसको असीमित कर दिया जाए, ठीक ना। असीमित अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को तोड़ा जाए तथा उसके स्थान पर एक व्यापक मतलब बहुत बड़ा एक व्यापक काव्य सिद्धांत को स्थापित करने के लिए मुक्तिबोध की कविताओं का क्या किया जाए, समावेश किया जाए। जो मुक्तिबोध का कविता होता है थोड़ा शब्द में लिखा रहता है लेकिन उसके शब्द में बहुत अर्थ छुपा हुआ रहता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया बढ़िया से। ये 5वां क्वेश्चन, इसको हम फिर से बता देते हैं ताकि लाइन बाय लाइन आप लोग लिखिएगा कि मुक्तिबोध की कविताओं पर पुनर्विचार की आवश्यकता क्यों है। आलोचक का निष्कर्ष बताइए, ठीक है। आइए बता देते हैं कि आलोचक की दृष्टि में नई कविता में आत्मपरक कविताओं की एक ऐसी सशक्त प्रवृत्ति विद्यमान थी जिसकी सामाजिक अर्थवत्ता सीमित थी, या फिर वह प्रवृत्ति समाज निरपेक्ष थी। इसी कारण यह आवश्यक था कि इन सीमित अर्थभूमि वाली कविताओं के आधार पर निर्मित एकांगी व अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को क्या किया जाए, तोड़ा जाए। असिद्धांत मतलब अपर्याप्त काव्य सिद्धांत के दायरे को क्या किया जाए, ये जो सीमित है इसको क्या कर दिया जाए, असीमित किया जाए। क्या किया जाए, असीमित कर दिया जाए, तोड़ा जाए, तथा उसके स्थान पर एक व्यापक काव्य सिद्धांत को स्थापित किया जाए या करने हेतु मुक्तिबोध की कविताओं का क्या किया जाए, समावेश किया जाए। क्योंकि मुक्तिबोध का जो कविता होता है वह रहता है सरल भाषा में लेकिन बहुत ही उसका अर्थ निकलता है। तो कैमरामैन क्या दिखाई दे रहा है पूरा? 6ठा क्वेश्चन देखिए तो उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 1 मिनट, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए।
6 नंबर क्वेश्चन का आता है कि त्रिलोचन और नागार्जुन के परगीतों की विशेषता क्या है। त्रिलोचन ने मतलब कहता है त्रिलोचन और नागार्जुन के परगीतों की विशेषता क्या है, आप बताइए। तो त्रिलोचन ने कुछ चरित्र केंद्रित लंबी वर्णनात्मक कविताओं की भी रचना की है। त्रिनेत्र जो है ना ये कुछ लंबी और क्या, तो त्रिनेत्र कुछ चरित्र केंद्रित लंबी चरित्र के बारे में बताया, तो चरित्र लंबी कविताओं का भी यह क्या क्या है रचना की है। लेकिन उन्होंने ज़्यादातर सनाउट या गीत ही लिखे हैं। बहुत मतलब लंबी कविता चरित्र चित्रण भी किए हैं, लेकिन ज़्यादातर वह सनाउट या गीत का वह उन्होंने क्या किए हैं, रचना किए हैं या लिखे हैं। जीवन जगत और प्रकृति की दुनिया में जो भी है उसके जितने रंग बिरंगे चित्र उनके परगीत में मिलते हैं वो अत्यंत दुर्लभ है। और इसमें कहता है कि त्रिलोचन के बारे में जो भी चीज़ मिलता है रंग बिरंगे प्रकृति सौंदर्य ये सब जो मिलता है और दूसरे के काव्य में मिलना बहुत ही दुर्लभ है, ठीक ना, सिर्फ इसी में ही मिल सकता है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है मेरे बाबू, रसगुल्लों जिलेबी की तरह सीधे बच्चों। आइए हम देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन कहता है मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, केदारनाथ सिंह की कविता से इनकी पुष्टि करें। कहता है मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, केदारनाथ की कविता से इसकी क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए, इसकी क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए, वेरिफिकेशन कीजिए। आइए हम इसका वेरिफिकेशन बढ़िया से कर देते हैं फिंगर से। तो मित कथन में अति कथन से, उत्तर में क्या कहा गया है कि मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मित कथन में अति कथन से क्या होती है, अधिक शक्ति होती है। केदारनाथ सिंह की कविता में, किसके कविता में, तो केदारनाथ सिंह की कविता में इस कथन की क्या होती है, पुष्टि होती है। सो मित कथन की में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, तो केदारनाथ सिंह की कविता से इसकी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। कविता की रचना करते समय कवि बड़े ही सीमित शब्द में, कविता के जब कवि रचना कर रहे थे तो कविता के रचना करते हुए कवि बड़े ही सीमित शब्द में, किस शब्द में, सीमित शब्दों में एक विस्तृत भाव को व्यक्त करता है। जब कविता की रचना कर रहे थे कवि तो वह बड़े ही सीमित शब्द में, किसमें, सीमित शब्द में एक विस्तृत भाव को व्यक्त करता है, एक बड़े भाव को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक। और व्यक्त करने के साथ साथ अपने अपने व्यक्तिगत एहसास को संपूर्ण विश्व से जोड़ता, अपने अपने व्यक्तिगत एहसास को पूरे विश्व से क्या करता है, जोड़ता है, और ठीक ना। और कवि द्वारा जो बात बहुत कम शब्दों में कही जाती है, कवि के द्वारा जो बात बहुत कम शब्द में कही जाती है वह भी गहन अर्थ रखती है, और उस अर्थ को जैसे जैसे जानते जाएंगे और अर्थ करने पर उसके कई स्तर खुलते जाते हैं। क्या होते हैं, अर्थ करने पर उसके कई स्तर खुलते जाते हैं। कवि कहते हैं कि कम बोलने वाले अच्छे होते हैं, और कवि का कहना है कि जो बहुत कम बोलता है, बक 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 करते रहता है, वो अच्छा नहीं होता। मतलब कवि कहता है कि कम बोलने वाले, बक बक नहीं करने वाले, बहुत कम बोलने वाले अच्छे होते हैं, और अधिक प्रभावशाली होते हैं। जो कम बोलता है उसका सब लोग इज्जत करता है, मतलब प्रभावशाली होते हैं, सबके दिलों में वो राज करता है, ठीक ना। आप ही बताइए, जो ज़्यादा बक बक करते रहता है उसको सब बोलता है क्या, बतबल्लड़ है, ठीक ना, उसका मायने कोई नहीं देता है। इसलिए कवि का कहना है कि कम बोलने वाले अच्छे होते हैं और प्रभावशाली होते हैं। 8वां क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस चैप्टर का अध्याय का अंतिम क्वेश्चन, ठीक ना। अंतिम क्वेश्चन को जानते हैं, क्या कहता है कि हिंदी की आधुनिक कविता की क्या विशेषता है। कहता है हिंदी की जो आधुनिक कविता है इसकी क्या विशेषता है, और आलोचक, इसमें हम नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं आलोचक, कौन, आलोचक का क्या कहना है, आलोचक का क्या कहना है। तो आइए, तो कहता आधुनिक कविता की आलोचक विशेषता क्या है और आलोचक क्या कहते हैं। तो आलोचक का कहना है कि
आलोचक कह रहे हैं कि आज के कवि जो है ना वह न तो अपने भीतर झांकने में संकोच करते हैं और न ही यथार्थ का सामना करने में हिचकिचाता है, न अपने भीतर झांकने में हिचकिचाता है, न बाहरी कोई चीज़ जो चल रहा है, जो बहुत दिनों से ये चल रहा है उसको उसमें उसके में जो उसका सामना करने में वह नहीं हिचकिचाता, डरता नहीं है। वह अपने भीतर न तो किसी संदिग्ध नहीं असंदिग्ध, तो वह अपने भीतर न तो किसी असंदिग्ध विश्व दृष्टि का मजबूत खूंटा गाड़ने की जिद रखता है, ठीक ना, हमें ये होना है वो होना है, इसकी जिद नहीं रखता है, ठीक ना, और न ही बाहरी व्यवस्था, थोड़ा हम एडजस्ट कर लेते हैं इसको, कौन और जिद नहीं रखता है, और न ही बाहरी व्यवस्था को एक विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस उनके अंदर का समाई है। वह बाहर की छोटी से छोटी घटना और स्थिति का क्या करते हैं, उस पर नज़र रखते हैं और उसे अर्थ देने की कोशिश करता है। तो यही आधुनिक हिंदी कविता की विशेषता है। तो फिर से देख लेते हैं कि आधुनिक हिंदी कविता का क्या विशेषता, आलोचक क्या कहते हैं। तो आलोचक का मेरे बाबू कहना है कि आज के जो कवि है ना वह नहीं अपने भीतर आंकने में हिचकिचाता और न ही बाहरी यथार्थ को झांकने में हिचकिचाता, वो अपने अंदर उतना शक्ति पैदा करके रखे हैं और न ही किसी बाहरी मजबूत मतलब बाहर की जो असंदिग्ध विश्व दृष्टि को मजबूत खूंटा गाड़ने की भी जिद नहीं रखता है, न ही बाहरी व्यवस्था को विराट पहाड़ के रूप में आंकने की हवस रखता है। वह क्या करता है, बाहर की जो भी व्यवस्था है, जो भी छोटी से छोटी घटना है, स्थिति है, उसको क्या करता है, नज़र रखता है और उसे अर्थ देने की कोशिश करता है। ठीक, तो यहाँ तक आज ख़त्म हुआ। अगला अध्याय जो है क्लास 12th की दिगंत भाग 2 का अगला जो है एपिसोड होगा 10वां अध्याय, और 10वां अध्याय में होगा सिपाही की माँ। 10वां अध्याय देख लेते हैं क्या है। तो अध्याय हमको तो 10वां अध्याय में है, हाँ, तो 10वां अध्याय है जूठन। 10वां अध्याय क्या है, जूठन, और अगला चलेगा जूठन। इसके बाद क्या चलेगा, जूठन, ये चलेगा। कल आप लोग को बता दिया जाएगा जूठन के बारे में सारा क्वेश्चन, मतलब एपिसोड 2 तक में। धन्यवाद यहाँ तक जानने देखने के लिए।